हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो दूसरा नंबर का, पहला नंबर का करा चुके थे। उसके बाद हमने कराया था 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टेट के पूछे हुए थे 2023 में। तो इसके बाद आज से हम प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। स्टेट के एग्जाम देने वाले जो भी विद्यार्थी हैं वह कृपया करके अपना प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है, आपको एग्जाम ले लिया जाएगा। अगर सिलेबस आपका खत्म हो चुका है तो प्रैक्टिस पर लगे रहें। एक सेट प्रैक्टिस एवरीडे करें ताकि आप लय में रहें और अपने एग्जाम में बेहतर कर सके। तो चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है और ये सेट नंबर 2 है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का है। तो चलिए देर ना करते हुए इसको लगाने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें देखने को मिल रहा है कि छात्रों के समाजीकरण के लिए विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। क्या प्रभावी होता है? तो अनुकूलन पर्यावरण का। ऑप्शन नंबर सटीक जवाब है अनुकूल। जब पर्यावरण अनुकूल रहेगा तो सामाजिक में कुछ करने की सीख मिलती है। विद्यालय या फिर जो भी विशेष पक्ष हो उसमें हम अच्छा कर पाते हैं। तो ये अनुकूलन पर्यावरण होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका है कि 19वीं शताब्दी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया था? तो ये किया था आपका गिगिड ने। 19वीं शताब्दी फ्रांस के रहने वाले फिलोसोफर थे जिन्होंने समाज में वैज्ञानिक का अध्ययन किया और उस वैज्ञानिक का नाम जो था गिगिड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। तो इसे कहा जाता है व्यक्तिगत निदान विधि। ऐसा जो व्यक्तित्व के गुण का अनुमान लगाए कि इस व्यक्ति में कैसा गुण है, कैसा आचरण है, तो उस गुण को कहा जाता है व्यक्तिगत निदान विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर में। पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग के रूप में परिभाषित किया है? तो 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण। देखिए, जीन पियाजे की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड के फिलोसोफर थे। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की में बनता नहीं था, इसलिए यह एक दूसरे से अपोजिट कार्य करते थे। जब ये पियाजे कहते थे कि बच्चों के विकास पर जब संशोधन कर रहे थे, शोध कर रहे थे, तो इन्होंने शोध में पाया और इनका कहना था कि बच्चों में सबसे पहले जो आने का कार्य होता है वो विचार आता है, बाद में वो भाषा सीखता है। लेकिन लेव वाइगोस्की ने कहा था कि नहीं, पहले भाषा सीखता है उसके बाद उसके मन में विचार आता है। ये दोनों में हमेशा विवाद होते रहता था और इन्होंने अपने बच्चे पर खुद प्रयोग किया, जिसके कारण से यह आलोचना के कारण भी रहे हैं। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो दूसरे चीज़ों पर करता है। खुद अपने बच्चे पर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके कारण से बहुत सारी इसकी आलोचना की गई, लेकिन बाद में फिर सफलता मिली इन्हें और आज हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्यालयों में छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगर आप विद्यालय में छात्र की बुद्धि को पता लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएं करना होगा। छात्रों के अनुकूल क्या छात्र चाह रहे हैं, उसके मन में क्या है। अगर आपके उसकी बुद्धि की परीक्षण करना है तो सबसे पहले उसके अपने ओर अट्रैक्टिव करना होगा, अपने साथ मिलाना होगा, ताकि वह आपसे अपनी बातें शेयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि 6 नंबर, यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? निजी समस्या से ग्रसित का मतलब होता है आप अपनी ज़िंदगी से तंगी आ चुके हैं, आपके मन में कुछ अनबन चल रहा है, तो निजी समस्या से ग्रसित है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या समझेंगे? तो इसमें है अपनी समस्याओं अपने तरीके से सीमित रखेंगे। इसमें देखिए और बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन छटा जाएगा। अपना मन छात्रों को डांटकर हल्का कर लेंगे, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं करना है। क्लास में छात्रों को पढ़ाएंगे नहीं, ये भी गलत, क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए सरकार ही नियुक्त किया है और पैसे देती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, आपको सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा। सीटेड जैसा लंबा लंबा घुरा फिरा कर नहीं पूछा जाता है। आप थोड़ा सा इसमें टाइम दीजिएगा तो आपसे ज़रूर बनेगा। छात्रों से मारपीट करेंगे, देखिए छट गया, 3 क्वेश्चन ऐसे, 4था नंबर आपका आंसर हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 7वां नंबर कह रहा है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, मतलब देख नहीं पा रहा है, तो परंतु वह पढ़ने में भी कमज़ोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि वह श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं तो उन्हें आगे बैठाने की अनुमति दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो आप पर यह इच्छा होता है, ऑप्शन नंबर सी है, उसकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठने देंगे जिससे कि श्यामपट्ट पर लिखा हुआ देख सके, ऐसा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस वर्ष को विकलांगों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया?
तो यह किया गया था आपका डी नंबर में 1981 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था यूनेस्को ने विकलांगों के लिए। लेकिन भारत में अब विकलांगों को दिव्यांग कर दिया गया है और दिव्यांग अधिनियम जो आया था 2016 में आया था, तो इसे भी याद रखिएगा। जैक्सन व मैक्सिन ने सृजनात्मक के कितने आधार बताए? तो ये बताए थे 4 आधार बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होनी चाहिए? तो कह रहा है कि हाँ होनी चाहिए, क्योंकि उससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। देखिए इस क्वेश्चन को है अगर आपको नहीं आता है तो ऑप्शन छाट के भी मान लेते हैं। पहले आप देखिए कि क्वेश्चन नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। तो यहाँ क्वेश्चन जो है हमेशा दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव में दिया गया है, तो नेगेटिव वाला तो ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव अगर क्वेश्चन है तो उसका पॉजिटिव आंसर होगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पॉजिटिव है, ऐसे भी छाट के मार सकते हैं आपको, अगर आपको नहीं पढ़ के गए हैं तो भी मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। आप देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कहता है कि समान श्रवण क्षमता होती है। तो समान श्रवण क्षमता जो होती है सुनने 0 से 25 डेसिबल का होता है, इस समान बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग साइंस की बात करें तो 80 डेसिबल से अधिक है जो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। 80 डेसिबल तक आदमी बहुत अच्छे तरीके से समान माध्यम से सुन सकता है, अर्थात उससे ज़्यादा अगर शोर शराबा होता है तो उसे पोल्यूशन की श्रेणी में गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर में, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्रों को सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण आपके ख्याल में किसमें ढूंढा जा सकता है? देखिए फिर से पढ़िए ध्यान से, किसी कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब उसको पढ़ा रहे हैं वह, लेकिन वह उसका कंसंट्रेटर वहाँ नहीं है, वह सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा है क्लास में। तो इसका कारण आपके ख्याल में किसमें ढूंढा जा सकता है, यही क्वेश्चन दिया है। तो इसका कारण सेप्टिक सी आंसर सही है। उस शैली में जिस शैली में छात्रों को पढ़ाया या सिखाया जा रहा हो उसी में आपको से सवाल जवाब करना है और बातें करनी। तो आपका नंबर 12 का जो हो गया आपका सी हो गया, ये भी सही है। और उसे बात में जो दिखाई, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, ये भी सही है। और उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो उसे पर भी ध्यान आकर्षित कराना। ये तीनों कारक आपका सही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा 12 का। 13 नंबर में चलते हैं, शरारती बच्चे वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? जो शरारती बच्चे हैं तो कुछ छात्रों से दूसरों की सिलेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे। सेक्शन ए सेक्शन बी क्लास होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं शरारती बच्चे के साथ। कहता है शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह है बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु ढीठ भी रहे। शिक्षक के लिए कहा जा रहा है कि बच्चों के साथ विनम्र तो रहें, लेकिन कभी कभी आपको टाइट भी होना है ताकि बच्चे अनुशासन में रहे, डिसिप्लिन में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षण होता है, वह अपने निरीक्षण के द्वारा क्या करेंगे? तो निरीक्षण के द्वारा स्वयं की बनाई योजनाओं का मूल्यांकन करता है। या जो प्रधानाध्यापक योजना बनाता है उसी योजना को मूल्यांकन करता है कि मेरा जो बनाया गया योजना है वह सफल है या नहीं, लोग उस पर जो टीचर हैं खरे उतर रहे हैं या नहीं, सही से पालन हो रहा है या नहीं, तो उसका वो मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में। 16 नंबर कर रहा है शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है जिसके कारण से उसकी महिलाओं की अधिकता इसमें अधिक हो गई है। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 17 नंबर में कह रहा है कि खेल आधारित शिक्षण विधियों का जनक है, तो इसको जनक कहा जाता है फ्रेबेल को। खेल आधारित शिक्षण, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाना एक विधि माना जाता है और उस विधि को सबसे पहले शुरू किया था फ्रेबेल ने। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में। 18 नंबर कह रहा है शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। बिल्कुल आंसर डी हो जाएगा, बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम के स्तर को ध्यान में रखकर। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में चलते हैं। 19 नंबर में कह रहा है थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव नियम लॉ ऑफ इफेक्ट की व्यापक आलोचना की गई थी, है ना। तो कुछ आलोचनाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है, तो कौन सा आपका सही है? देख लीजिए,
कह रहा है प्रभाव के नियम अधिकतम के सिद्धांतों के रूप में समझने की अपेक्षा इसे कई व्यवहार के सिद्धांत के रूप में समझना चाहिए और एस आर के बीच के संबंध स्थापित करने का तरीका को मात्र एक आदत निर्माण का सिद्धांत न कि अधिगम का सिद्धांत। देखिए एस आर थ्योरी की बात करें तो एस आर थ्योरी जो दिया गया था वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ये बात सही है। प्रभाव अधिनियम के सिद्धांत के रूप में समझना ये इसका ठोस आंसर नहीं है। आगे वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखिए 19 नंबर में यहाँ पर एक और दिया है। तीसरा नंबर में आपका दिया हुआ है प्रभाव नियम उपलब्धि उन्मुक्ति अधिनियम पर लागू नहीं होता है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर आलोचनाओं का चयन कीजिए। तो ये आपका 3 सही था और 2 सही था। तो 2 एक वाला उतना ठोसफुल नहीं सही था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम के लाभ क्या है। पाठ्यक्रम से क्या लाभ हमें मिलता है। तो संभावित लक्ष्यों की पूर्ति होती है। जो हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, पाठ्यक्रम अगर सिलेबस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमको लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21 में। कहता है बायोलॉजिकल अर्थात जैविक या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है प्राथमिक अंतर्नोद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है। तो यह कारक है शिक्षा। अगर आप समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो शिक्षा बेहतर तरीके से प्राप्त करना होगा और इस शिक्षा के माध्यम आप ऊंचे पोस्ट पर जा सकते हैं, अच्छे कार्य कर सकते हैं, अपने समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट है आरटीआई एक्ट 2019 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह यानी 1 सप्ताह में कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। तो आरटीआई आया था RTE राइट टू एजुकेशन जिसको कहा जाता है। तो राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, लेकिन लागू किया गया था 2010 में। तो उसमें बातें कही गई थी कि शिक्षक को सप्ताह में कम से कम कितनी कार्य होनी चाहिए। तो उसमें बताया गया था कि कम से कम कार्य करना चाहिए तो 45 घंटे काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा एक सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में। आपको पहले बताए थे कि जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ये दोनों में पटता नहीं था। जब ये कहते थे ये बात सही है, ये कहता था नहीं ये बात सही है। तो जीन पियाजे का मानना था कि बच्चों में जो विकास होता है वह किसके आधार पर होता है। पहले विचार आता है, उसके बाद भाषा आता है। लेकिन फिर वाइगोत्स्की कहा नहीं, भाषा नहीं, भाषा पहले आता है उसके बाद विकास होता है। फिर इन्होंने कहा था कि विकास की प्रक्रिया जो होती है बच्चों में जीवन पर्यंत चलते रहता है। जब वह माँ के गर्भ में रहता है उसी समय उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। ये कहा ठीक है, वो तो बात नहीं है, लेकिन विकास की प्रक्रिया जो है वो वातावरण से सीखता है। यह सामाजिक और संस्कृति के बारे में लेव वाइगोत्स्की का मत था, जबकि यह जीन पियाजे का मत था कि बच्चों में विकास जन्म से होता है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो 25 का आंसर ए हो जाएगा, सभी सही है। देखिए समाजीकरण, समाज में अच्छा करने के लिए, समाजीकरण बनने के लिए तो मीडिया बहुत अच्छी भूमिका निभाता है, फिर परिवार भी भूमिका निभाता है, विद्यालय भी भूमिका निभाता है और आस पड़ोस की जो हमारे आस पड़ोस में जो इन्वायरमेंट होता है उससे भी हम समाजीकरण में अच्छे रूप से ढल सकते हैं। तो ये सभी कारक है जो समाजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, उसमें साथ निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास के सिद्धांत के अभी बताए थे, जीन पियाजे ने दिया था। उसने 4 प्रकार के बताया था विकास कि संवेगी होता है, फिर पूर्व संक्रियात्मक होता है, मूर्त होता है और फिर औपचारिक संक्रियात्मक होता है। इस सभी विकास के बारे में बताया था, उसका डेट भी निर्धारित किया था। तो चलिए 26 का आंसर ये हो जाएगा। विकास का सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है। अगले पहले वाले क्वेश्चन में भी बताएं। तो ये आपका 26 का एक सही नहीं है। विकास सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है शिक्षा का विशिष्ट योजना।
नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बच्चे का कैसा अनुभव है, उसकी आवाज़ कैसी है, आप उसको शाबाशी दे रहे हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब समझा जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर में शिक्षा का अधिकार भी बताएं 2019 ईस्वी में आया। उसके अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए, उसमें क्या कहा गया था, उसमें शिक्षा का अधिकार आया था, उसमें बोला गया था आपका, चलिए देख लीजिए यहाँ 29 नंबर का था। तो उसमें समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ ही उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सके, ऐसा उसमें लिखा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कहता है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जिसको एनसीपी कहते हैं, एनसीपी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, यह जो आया था एनसीपी 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव डैश और डैश है। क्या है, तो 30 का बी हो जाएगा, सक्रिय और सामाजिक होता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो 2005 में आया वो अपने स्वभाव में जो है सक्रिय है और सामाजिक भी है। अब है 31 से मैथ का क्वेश्चन, आप मैथ खुद बनाते ही होंगे। 31 का देख लीजिए, 31 का आ जाएगा डी आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर आपका शॉर्ट स्क्रीन लेकर के बना सकते हैं, 12 आएगा इसका। 33 का ए हो जाएगा 9 मीटर। 34 का देख लीजिए आप, इसका भी ए होगा। 35 का देखिए आपको इसमें भागा देना है, तो आप 95 को रखिए, यहाँ से भागा दीजिए 18 से, तो यहाँ 5 शेष बच जाएगा। फिर आप 27 से भागा दीजिएगा, 14 शेष बच जाएगा। 36 से भागा दीजिएगा तो 23 से, ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट है ये आपका कह रहा है मूलधन निकालने के लिए 35 नंबर का, 35 नंबर में सी कह रहा है मूलधन निकालने के लिए, तो मूलधन निकाल सकते हैं आप कितने वर्ष में, कितने वर्ष पर जो कह रहा है, अच्छा इसमें वर्ष निकालने के लिए कह रहा है, तो इसका आंसर 8 वर्ष आ जाएगा, आप लोग बना लेंगे इसको। 36 में देख लीजिए, 36 नंबर में कहा जा रहा है 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 80 में 2 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36 का। 37 का देख लीजिए, इसमें देखिए u कितना होता है 21 और a होता है 1, गुना कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। ये है 5, ये है 7 और ये है 7, इसको आपस में गुना कीजिएगा तो ये आपका 245 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको गुना करेंगे आप तो आपका 110 निकल कर चला आएगा। चलिए b है, c है, d है, तो e से शुरू होगा, देखिए e वाला शुरू होगा, फिर i j k l हो जाएगा, n o p q हो जाएगा। नेक्स्ट है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न संख्या को पदस्थापित करेगी। देखिए यहाँ 39 का, 39 में आपका है जो 5 में 2 जुड़ गया है, 5 में 7 जोड़ा है तो 12 हो गया, फिर 7 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है, फिर 7 आप जोड़ेंगे तो आपका 30 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर में, 40 नंबर आप खुद बनाएंगे, डी हो जाएगा, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर हो जाएगा। 40 के बाद 10 नंबर और रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं लेकर हम आपको। 41 नंबर में देख लीजिए क्या दिया हुआ है। चलिए 41 में कह रहा है बुद्ध के गृह त्याग के उपरांत उसके गुरु कौन थे। जब बुद्ध जो है अपना घर त्याग रहे थे उस समय उसका गुरु कौन थे, तो उनका बुद्ध का गुरु अलार कलाम थे और रुद्रक रामपुत्र थे। तो इसका दोनों का आंसर इसका सटीक हो जाएगा, हमारे साथ बने रहेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। अगर हम बुद्ध के गृह त्याग की बात करें तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में है जो गृह को त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध घर को त्यागने के बाद सबसे पहले वैशाली गए और वैशालिक में उनका गुरु मिला जिसका नाम था अलार कलाम, और उनसे वह सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण किया, वहाँ से चल दिए और फिर आए राजगीर में, और राजगीर में फिर रुद्रक रामपुत्र से उनका मुलाकात हुआ और उसके गुरु बन गए। तो 2 गुरु उनका हुआ था, वैशाली में अलार कलाम और राजगीर में रुद्रक रामपुत्र। गौतम बुद्ध अपने प्रथम गुरु को शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, यानी प्रथम गौतम बुद्ध के अपने प्रथम गुरु से जो शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कुछ अलार कलाम से प्राप्त नहीं हुआ। गौतम बुद्ध ने राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र अभी बताएं कि रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण किया था राजगिरी में। यह गौतम बुद्ध ने योग का ज्ञान प्राप्त किया था। देखिए पहला से कुछ 0 ज्ञान मिला, कुछ नहीं सीखा, वहाँ से चले आए राजगीर। राजगीर में जो रुद्रक रामपुत्र से मिले तो हम उन्होंने योग का ज्ञान किया है ना, योग। तो याद रखिएगा रुद्रक रामपुत्र से
योग की शिक्षा ली थी। उसके फलस्वरूप सिद्धार्थ संबोधि 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे है, और पूर्णिमा के दिन और रात्रि का समय था, उसी समय उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में है, और वह अपने 5 मित्रों को दिया था, किसी को नहीं दिया था। जो अपना मित्र था उसी को ज्ञान दिया था। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन किया कहा जाता है उसको, जो ज्ञान दिया गया था 5 दोस्तों को, उसको कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर 74% है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। लेकिन 2011 के जनगणना अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता देखें, भारत में तो पुरुषों की साक्षरता जो है 82.14% है। वही महिला की साक्षरता अगर हम बात करें तो 65.4 यानी 65.5% भारत में महिला साक्षर है। अगर सबसे कम साक्षरता वाले बात करें तो बिहार जो है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है, मात्र 61 पॉइंट यहाँ पर साक्षरता दर है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता है केरल, 93.91% पर उसकी रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड क्षमा कर सकते हैं? तो यह है आपका वर्णन अनुच्छेद 72 में। अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा मिल गई है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको माफ कर सकता है, लेकिन वह कानून नियम वर्णन है अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में ऐसा प्रावधान और राष्ट्रपति को एक शक्ति दी गई है कि किसी को भी मृत्यु दंड को वह क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति न्यायालय में स्वतंत्र है, न्यायालय में भी उसका कुछ नहीं हो सकता। यह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग विधि सम्मत होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आतंकवादी को जो है मिल गया है मृत्यु दंड की सजा और राष्ट्रपति चाहे तो मृत्यु दंड को माफ करे, वैसी बात नहीं है, विधि के अनुसार ही होना चाहिए। अनुच्छेद 143 की बात करें, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति है। अगर राष्ट्रपति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उच्चतम न्यायालय के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनसे वह सलाह मशवरा ले सकते हैं, ऐसा वर्णन है 143 में। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो तो यह राष्ट्रपति ही करता है, उसी के पास अधिकार होता है। मान लिया जाए बिहार के कोई जिला को हमको कहना राष्ट्रपति कर दे कि यह अनुसूचित जाति है, उस क्षेत्र को घोषित कर दे, तो ऐसा हो सकता है, वह कार्य करने का स्वतंत्र है। राष्ट्रपति है जो SC ST को वही घोषित करते हैं। कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। अगर आपको चुनाव लड़ना है, नामांकन कराना है राष्ट्रपति के लिए, तो पहले नंबर की 50 आदमी प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। मतलब 50 आदमी है जो आपका समर्थन में होना चाहिए और 50 आपके और 7 अनुमोदक के नहीं, ये ठीक है, इनका नामांकन होना चाहिए, तभी आप नामांकन करा सकते हैं। और इसकी राष्ट्रपति की जब नामांकन हो जाता है तो उससे एक जमानत राशि ली जाती है, ये पूछ दिया जाता है। जमानत राशि जो है 15,000 रुपया लिया जाता है। यदि उम्मीदवार कुल वोट डाले गए मत का 1/6 मत प्राप्त कर लेता है या असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाए। मान लिया जाए राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरवाना, नामांकन पत्र भर दिया, 15,000 रुपया लग गए उसका, है ना, और वह चुनाव के बाद जो है 1/6% जो है मत नहीं ला पाया, जितना वोट पड़ा नहीं ला पाया, तो जो पैसा वो लगाए थे 15,000 वो वापस नहीं होगा, जमानत जब्त हो जाएगा, वो सरकार के अकाउंट में चला जाएगा, नहीं मिलेगा। हाँ, आप 1/6% नंबर ले लाते हैं जितना वोट पड़ा, तो आपको फिर पैसा वो वापस हो जाएगा, तो उसी को कहा जाता है जमानत जब्त। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर कह रहा है बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में सबसे आगे है, अन्य अग्रणी है? तो ये पूर्णिया जिला है बिहार को जो सबसे जूट उत्पादन अधिक करता है। बिहार भारत में जूट उत्पादन का दूसरा स्थान है। देखिए सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बिहार दूसरे नंबर पर है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन बंगाल में होता है। बिहार में जूट उत्पादन में महत्वपूर्ण जिला जैसे पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है, ये सभी में जूट उत्पादन होता है। बिहार की बात करें तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन जो है रोहतास जिला में होता है, और अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में चावल होता है। चाय की बात करें तो बिहार में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किशनगंज जिला में होता है, ये भी याद रखना है। बिहार में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक भी बेगूसराय जिले का है। यह 2021 के सर्वे के अनुसार हम आपको बताए हैं।
बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन रोहतास करता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है, तो अनुच्छेद 110 देता है 45 का भी। अनुच्छेद 110 में यह धन विधेयक का प्रावधान है। धन विधेयक का निर्माण लोकसभा के अध्यक्ष करता है, वो भी किस अनुच्छेद के तहत, 110 के 3 के तहत करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है और प्रस्तुत किया जाता है। समानता धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे देता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा धन विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए संसद के पास नहीं भेजा जाता है। मतलब धन विधेयक पेश करते हैं तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप उसमें नहीं करते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जाता है, यह उल्लेख अनुच्छेद 117 में दिया गया है। अगर हम 127 की बात करें तो उच्चतम न्यायालय तथा तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति का वर्णन भी राष्ट्रपति के हाथों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसी के साथ अगले नंबर के क्वेश्चन में हम बात करेंगे। 46 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए देखिए 46 नंबर में आपका क्या है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट डैश के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग बॉल जलाते हैं सब फिलामेंट किसका बना होता है, तो 46 का हो जाएगा डी, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक जो होता है 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का संकेत W होता है, आपको ये भी मानना होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब को हवा निकालकर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है उसमें। नाइक्रोम का प्रयोग जो होता है हीटर में होता है, हीटर में तार के रूप में। नेक्स्ट है 47 नंबर में, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को 2023 का कौन सा साहित्य सम्मान प्राप्त दिया गया था, तो व्यास सम्मान से सम्मानित किया 2023 में। वर्ष 2022 में हुआ था क्या, 97 नंबर पर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो वो कोंकणी लेखक दामोदर मौजे को प्रदान किया गया था 2022 में। और 2022 के व्यास सम्मान के लिए प्रख्यात जो लेखक थे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उसके उपन्यास पागल खाना के लिए भी दिया गया था, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर में, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है, मतलब सागर है, तो यह है 70%। पृथ्वी के लगभग 70 या फिर 71 भी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, तो आप लोग देख लेंगे, ऑप्शन जैसा रहेगा मारेंगे। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल है। तो सबसे अधिक जल की बात करें पृथ्वी पर तो दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान जो माना जाता है मेरियाना गर्त माना जाता है, 11,033 मीटर है, लगभग 11 किलोमीटर मान के चलिए उसकी मेरियाना गर्त की गहराई है। पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और गहराई में अंतर की बात करें तो 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त हो। देखिए हम लोग जो हल्दी खाते हैं तो अधिकतर लोग मारेंगे कि जड़ है हल्दी, क्योंकि नीचे में बैठता है, लेकिन गलत जवाब हो जाएगा। हल्दी जो है एक तना है, तना का रूपांतरण होता है, उसी को हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं। उसी प्रकार से आपका कंद का पूछ लिया जाता है, तो आलू भी एक कंद है। और धन कंद के बारे में बांडा केसर ये धन कंद में आते हैं। साल कंद में आ जाते हैं प्याज, परकंद में हल्दी अदरक दोनों आते हैं। मूली जो है तर्क रूपी जड़ के अंतर्गत आते हैं मूली। और वही गाजर की बात करें तो शंकु रूपी जड़ में आते हैं। बिहार में कुल कितने जिला हैं, तो बिहार में कुल 38 जिला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बिहार में बात करें तो बिहार में 40 पुलिस जिले हैं। पुलिस जिलों की संख्या अगर पूछ दे बिहार में तो 40 है। बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड की संख्या की बात करें तो इसमें है 534 प्रखंड है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कहे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कहे तो आपका शिवहर हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता वाला जिला की बात करें तो वह रोहतास हो जाएगा। तो आपका 50 नंबर का जो है पूछा जाता है स्टेट में, वो आपका कंप्लीट हो गया। फिर ऐसी प्रैक्टिस सेट हम लाते रहेंगे जब तक एग्जाम ना हो जाए। तो तीसरे प्रैक्टिस सेट कल लाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके आप चैनल पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम सेट लाएँ, जो भी सूचनाएँ लाएँ, सबसे पहले आपको पढ़ने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।